गुरुजी को दिल से प्रणाम, नमन। जय गुरुजी गौरी आंटी। और जो संगत इस टाइम महाराज के साथ जुड़ी है उन सबको भी मेरा जय गुरुजी। थैंक यू गौरी आंटी मुझे मौका देने के लिए। गुरुजी की महिमा, उनकी मेहर जिससे हम कभी कभी मिरेकल्स भी बोल देते हैं, उन सब का मैं बखान कर पाऊँ आज। गुरुजी को हम इस जन्म में 84 में, पिछले का नहीं मालूम, 84 में इस जन्म में मिले थे। और मैं बहुत छोटी होती थी उस टाइम। उन्होंने उस टाइम मुझे अपने साथ जोड़ा। सेक्टर 36 चंडीगढ़ में गुरुजी उस टाइम रहते होते थे। तो हम लोग रोज सुबह जैसे पेरेंट्स लेके जाते थे, तो हम लोग पेरेंट्स के साथ ही जाते थे। मम्मी पापा दोनों ने जाना तो हम लोग भी साथ ही जाते थे, मैं और मेरी सिस्टर। तो गुरुजी के रूम में हम जब एंटर करते थे तो उनकी एक टिपिकल फ्रेग्रेंस आती थी उस टाइम ना। हम लोग उस चीज को समझ नहीं पाते थे, ये क्या, किस चीज की खुशबू आती है। मंकी माइंड होता है, सोचते थे शायद परफ्यूम की खुशबू है। तो उस टाइम एक गद्दा गुरुजी ने लगाया होता था नीचे, और वो उसके ऊपर बैठते होते थे, और हम लोग वहीं पे बिल्कुल इनोसेंस में गुरुजी के इर्द गिर्द ही खेल रहे होते थे। मतलब ये उस टाइम की बात है जब हम लोग बहुत बच्चे थे, और गुरुजी भी बहुत यंग थे उस टाइम। गुरुजी के फिजिकल फॉर्म में गुरुजी के सिर पे बाल भी होते थे उस टाइम। और जैसे उस टाइम संगत भी बहुत कम होती थी, गुरबानी ऐसे ही चलती थी, लेकिन संगत बहुत कम होती थी। तो जैसे पेरेंट्स बताते कि अगर कोई कुछ भी जैसे कोई क्लरिकल जॉब पे है कोई इंसान, तो अगर वो गुरुजी के पास आता था तो गुरुजी उसको मैनेजर एड्रेस करते थे हमेशा। और जब पता लगता था तो बाद में वो इंसान रिटायर एज मैनेजर ही होते थे। मतलब उनकी कहीं अटल होती थी, कोई इधर उधर कुछ नहीं हो पाता था। तो जैसे पेरेंट्स, मेरे फादर सुबह सुबह रोज जैसे हम लोग जाते थे गुरुजी के पास। हम लोग मोहाली में रहते थे उस टाइम, लेकिन गुरुजी के पास हम 36 सेक्टर जाते होते थे। तो एक्चुअली हम लोग कैसे गए, मेरी मदर की रिस्ट में पेन होती थी काफी। तो जो हमारे नेबर्स थे उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे गुरुजी आए हुए हैं और वो दर्दे वर्दे हटा देते हैं, और आप भी जाके आओ, आपकी दर्द में फर्क पड़ जाएगा। तो मतलब हमारा ये मोटिव था उनके पास जाने का कि शायद दर्द में फर्क पड़ जाएगा। तो जैसे सुबह सुबह हम लोग जाते ही थे गुरुजी के पास, तो गुरुजी ने जैसे हम पहुंचना तो गुरुजी ने मम्मी को बोलना, चाह बना के ले आ। तो या फिर बोलते थे जब पानी भर के लिया गिलासा विच। एक वो उस टाइम एक 6 खाने वाली ट्रे आती थी प्लास्टिक की, उसमें 6 ग्लासेस स्टील के मम्मी टैप वाटर भर के ले जाती थी। तो फिर जब वो भरती थी तो गुरुजी उसमें अपनी रुद्राक्ष की माला ऐसे डिप करते थे, और फिर जितनी संगत वहां बैठी होती थी उसको ऑफर करवाते थे कि सबको दे दो। और हम जब पीते थे वो फ्रेग्रेंट पानी होता था, सेम टैप वाटर। तो मतलब उस टाइम भी क्लिक नहीं करता था, और सोच ही नहीं थी उस चीज की कि ये सब क्या है। हम उस मेहर को, महिमा को समझने की हमने कोशिश भी नहीं की कभी। तो जैसे हम लोग सोचते भी होते थे कि मतलब जब गुरुजी के रूम में एंटर करते हैं तो भी खुशबू आती है एक टिपिकल, तो ये शायद गुरुजी, क्योंकि ज्ञान नहीं होता था उस चीज की, समझ नहीं थी, हम सोचते थे कि शायद गुरुजी ने परफ्यूम लगाया होता है, इसलिए वही इतना परफ्यूम लगा लेते हैं कि रूम से भी फ्रेग्रेंस नहीं जाती, और जो वो डिप करते हैं माला उससे भी फ्रेग्रेंस नहीं जाती है। तो जैसे हम लोग वहां सुबह सुबह जाएंगे तो फिर जैसे गुरुजी ने बोलना कि जा, मतलब जैसे पापा आज्ञा लेते होते थे कि हम जा रहे हैं गुरुजी अभी, तो गुरुजी ने बोलना नहीं बैठो हले। तो फिर उन्होंने हमें क्या करना, हमें ड्रॉप कर देना घर वापस, और 10 साढ़े 10 फिर से गुरुजी के पास वापस चले जाना, क्योंकि जैसे गुरुजी बुलाते होते थे भी मैं फलानी जगह जाना है, मैनू लेके चली। तो उस टाइम तो स्कूटर ही होता था, तो गुरुजी ने ऐसे ही पीछे बैठ के स्कूटर पे बैठ के जहां जहां वो बोलते थे, मतलब मेरे पापा लेके जाते होते थे उस टाइम। और ये अक्सर होता था ऐसा। और अभी जैसे सबको मालूम है कि गुरुजी कुंडलियों के अगेंस्ट थे कि कुंडलियां नहीं दिखानिया, एक सब नहीं करना, लेकिन मेरे फादर बहुत इंसिस्ट करते होते थे मेरे गुरुजी को कि गुरुजी मेरी कुंडली देखो कभी। तो मतलब इतनी बार बोलते थे, तो गुरुजी ने एक उनके और वहां पे मिस्टर भारद्वाज आया करते थे, तो उनको बोला कि इन्हां दी कुंडली देखो तुसी। मतलब जहां देखो गुरुजी मना करते थे, लेकिन उन्होंने फिर कुंडली दिखाई।
और वो पापा शौकीन थे कुंडलियां दिखाने के, तो उन्होंने दिखाई उनको। और ऐसे ही मतलब रोज जैसे उन्होंने भारद्वाज अंकल के पास भी रोज जाना, तो पापा को बोलना कि चल मेरे नाल चल तू भी। तो इन्होंने जाना, वो लिंक बनते गए, लिंक बनते गए। बस फिर वो एक बार उन्होंने बोला कि ऐसे ही मेरे एक आईएएस है, तो गुरुजी ने बोला कि ऐसे ऐसे आईएएस को हम, जो भी आपके बॉस हैं, हम भी मिलना चाहते हैं उनको। तो ये सेक्टर 17 चंडीगढ़ की बात है। तो जो वो भारद्वाज अंकल थे, वो उनको ले गए। मेरे फादर थे, गुरुजी थे और भारद्वाज अंकल थे। तो वो आईएएस जो थे वो बैठते थे सिंधी स्वीट के ऊपर, उनका ऑफिस था। तो जब वो वहां गए तो उन्होंने काफी क्वेश्चनिंग करी गुरुजी से, क्या है आप, ऐसे कैसे हो सकता है इतना, मतलब जैसे एक इंसान करता ही है, जो एक मतलब माइंड में क्वेश्चनेयर चल रहा होता है, वो सारा कुछ उन्होंने पूछा। लेकिन उनको विश्वास कुछ नहीं था। विश्वास शायद हमें भी नहीं था उस टाइम, लेकिन इतना नहीं था कि हम लोग मानते नहीं थे। हम लोग मानते थे, हमें ये पता था कि मतलब कुछ है गुरुजी में, लेकिन ये नहीं पता था गुरुजी भगवान है। और ना उन्होंने ऐसी सोची डाली उस टाइम कि हम समझ पाते उस चीज को। तो वो आईएएस जब बैठे थे, तो गुरुजी ने जैसे सिंधी स्वीट के ऊपर चढ़ के गए, तो नीचे वो डिस्प्ले में उन्होंने सिंधी स्वीट वालों ने ना वो क्या होती है, रसमलाई, वो डिस्प्ले में थी प्लेट्स में उस टाइम। तो गुरुजी जब ऊपर थे बैठे, तो मेरे फादर, हम ये जैसे 4 लोग थे, तो उस टाइम गुरुजी ने वही सेम प्लेट्स जो नीचे थी वो ऊपर प्रोड्यूस कर दी। तो वो आईएएस तो जो थे उनके बॉस, वो तो उस चीज को देख के मतलब हिल गए कि ये क्या हुआ, ये कुछ जादू किया है इन्होंने, क्या किया। उन्होंने कुछ नहीं, वो कुछ नहीं खाया, लेकिन गुरुजी ने और मेरे फादर ने और वो जो भारद्वाज अंकल थे, उन तीनों ने वो खाया। लेकिन वो आईएएस जिसके लिए गुरुजी वहां गए थे, उन्होंने नहीं खाया। उनके माइंड में इफ्स एंड बट्स ही रह गए, वो कुछ नहीं, वो फिर वहां से मतलब निकल गए दोनों। फिर गुरुजी मेरे फादर के साथ वापस आ गए। तो ऐसे फिर जैसे ये जो भारद्वाज अंकल जिनकी मैं बात कर रही हूँ, जिनसे गुरुजी ने मिलाया, उन्होंने हमें ऐसे ही मतलब गुरुजी के थोड़ा थोड़ा अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया कि गुरुजी जब किसी का कष्ट कहते हैं तो खून की उल्टियां करते हैं रात को, और कभी ये कह देते हैं तुम्हें, कभी कुछ कह देते हैं। तो मतलब एक सॉर्ट ऑफ अब ये एक लीला गुरुजी ने ही रची थी। ये मुझे समझ नहीं आता ये क्यों रची गई थी, लेकिन ये गुरुजी को मालूम होगा। तो उस चीज से हम लोग भी थोड़े थोड़े पीछे होना शुरू हो गए, लेकिन इतने भी पीछे नहीं थे कि वहां पे जाना हमने बंद नहीं किया। फिर एक दिन ऐसे ही गुरुजी के पास, मेरे ख्याल 85 की बात है, ये गुरुजी हमारे घर आए। मेरे मदर के उस टाइम लोअर बैक में भी पेन होती थी, रिस्ट की पेन तो चली गई थी, लेकिन लोअर बैक में भी पेन रहती थी। तो गुरुजी ने जिस रूम में आके मम्मी की वो स्पून के साथ वो पूरा स्कैन करते होते थे, और जहां पे स्पून रखते थे वहीं पे उसी लोकेशन पे पेन हो रही होती थी। तो कहते हैं, मम्मी बताती हैं कि वो हाथ रखते थे और उन्होंने हाथ रख के ही मेरी वो पेन चली गई थी उस टाइम। ऐसे ही मेरे फादर के साथ भी, उनके भी कुछ पेट में कुछ प्रॉब्लम होती थी, तो गुरुजी वही चम्मच के साथ स्कैन करते थे, और वो प्रॉब्लम कैसे छू मंतर हो जाती थी पता भी नहीं लगता था। और हम लोग कभी रिकॉल भी नहीं करते थे उस चीज को, क्योंकि उस चीज की इम्पोर्टेंस का हमें मालूम ही नहीं था। तो फिर एक बार जब गुरुजी घर आए, तो जिस रूम में गुरुजी बैठे थे, तो वो मेरे ख्याल वो रूम मेरे ख्याल से हफ्ते तक गुरुजी की फ्रेग्रेंस वहां से नहीं गई थी। और फिर जब गुरुजी ने बोला कि पता नहीं मम्मी को या पापा को, उन्होंने बोला मेरा ना कोट तुसी ड्राई क्लीन कराना है। तो उन्होंने कोट जैसे ड्राई क्लीन कराया, तो उसमें 1 रुपए का सिक्का निकला। तो मम्मी ने गुरुजी को दे दिया बाद में कि गुरुजी आपके पैसा जो भी था सिक्का है वो आप। तो गुरुजी ने बोला रख लेंदी, क्यों नहीं रखा था। मम्मी ने बोला नहीं जी कोई गल नहीं, निकलिया सी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ही वापस करता। ये मतलब मैं वो इंस्टेंसेस बता रही हूँ जो हम लोग, मैं मतलब बहुत छोटी थी, लेकिन ये चीजें हमने अपने पेरेंट्स से ही सुनी है सारी। लेकिन एक और मैं इंस्टेंस बताती हूँ गुरुजी का। गुरुजी ने फिरोजपुर जाना था, तो उन्होंने मेरे फादर को बोला कि टैक्सी कराई मैनू। तो जैसे मेरे पापा ने टैक्सी करवाई, गुरुजी हमारे घर आए हुए थे उस टाइम।
जब टैक्सी करवाई तो बाहर जैसे गुरुजी टैक्सी में बैठने लगे तो मेरे फादर को बोलते मांग ले कुछ, तो पापा ने बोला नहीं जी बस आशीर्वाद चाहिए। तो गुरुजी ने ऐसे ही हवा में ऊपर हाथ किया, गले के पीछे को हाथ किया और $1 उनको पकड़ाया। डॉलर मतलब हम उस चीज के बाद भी समझ नहीं पाए कि ये क्या है, कैसे उसको कोरिलेट कुछ नहीं कर पाए, लेकिन ये पता था कि $1 मिला है महापुरुष से। मेरी आवाज आ रही है सबको? आंटी योर वॉइस इज क्लियर, नो प्रॉब्लम, कैरी ऑन प्लीज। जय गुरु जी। जय गुरु जी। तो गुरुजी ने जैसे ही बैठे $1 दिया और बस फिर गुरुजी फिरोजपुर निकल गए और हम लोग जैसे फादर ने उसको रख लिया एज ए ब्लेसिंग समझ के अपने पास। और जब वो $1 पापा को मिला तो हमारा जो बिजनेस था वो इतना फ्लरिश किया कि हम बिल्कुल दिमाग से आउट हो चुके थे, हमें कुछ नहीं याद था गुरुजी हैं, उनके पास जाना है। मतलब एक देखिए एक इंसान कितना मटेरियलिस्टिक हो जाता है, उसको कुछ याद नहीं रहता कि जिसकी ब्लेसिंग है उन्होंने हमें ब्लेसिंग दी और हम उस चीज के बाद कहाँ पहुंचे। और ये एक पीक पे पहुंचाने के बाद गुरुजी ने हमें दोबारा से अपने पास बुलाना था। हमें ऐसे हर्डल्स आने शुरू हुए जो कि फिर हम लोग फिर से कभी किसी ज्योतिषी के पास, पंडित के पास, जादूगर, जादू टोने सबके पास गए, लेकिन ऑल इन वेन, कहीं कुछ रिलीफ नहीं मिला। ये हमारे ये मैं बिजनेस से रिलेटेड बात बता रही हूँ आपको, जो हमें फाइनेंसेस में एक बार गुरुजी ने पूरी पीक पे चढ़ा दिया, हम भूल गए गुरुजी को बिल्कुल ही। और फिर जब उसके बाद हमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई तो आहिस्ता 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 कभी कहीं, लेकिन कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा। स्लोली फिर मैं बीच में हमें पता लगा कि जैसे मेरे फादर को भी वो भारद्वाज अंकल से बात होती थी बीच बीच में, तो वो बताते थे गुरुजी जलंधर में है, गुरुजी यहाँ है, बट हमने कभी ट्राई ही नहीं किया गुरुजी के पास जाना। लेकिन गुरुजी ने हमें शायद कभी हमारा हाथ छोड़ा ही नहीं था। इंसान छोड़ देता है, भगवान कभी नहीं उनका हाथ छोड़ते। तो इस तरह से हमारा कनेक्शन फॉर शॉर्ट ट्रांसिएंट फेज के लिए हमारा खत्म हो गया गुरुजी के साथ। और ऐसा ब्रेन वॉश हो गया, मन में नेगेटिविटी हो गई कि नहीं कुछ नहीं था, वो इट वाज नथिंग, वो बस थोड़ी देर के लिए था, जो भी था ब्लेसिंग्स थी या कुछ भी था वो थोड़ी देर के लिए था। रियलाइज भी नहीं कर पाए क्यों हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ मतलब टोटली डिफरेंट सोच हो गई हमारी। ये चीज 10-12 साल जब हमने बहुत अच्छा टाइम गुरुजी ने दिखाया, उसके बाद जब स्लो डाउन होना शुरू हो गया, गाड़ी बिल्कुल पटरी से नीचे ही उतर गई और रुक गई, फिर हमें पंकज गौतम भैया जो है वो उन्होंने हमें बोला कि आप ऐसे ऐसे गुरुजी हैं, हमें नहीं पता था उस टाइम वो किन गुरुजी की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि आप उनके पास जाओ, बहुत उनमें बहुत शक्ति है, वो मतलब भगवान का रूप है, ऐसे ऐसे करके उन्होंने बताया। लेकिन हम लोग मतलब उस टाइम एक मन में आस्था खत्म हो जाती है कि जब आपका सारी जगह से विश्वास टूट जाता है तो आप सोचते हैं कि नहीं ये भी सब कुछ ऐसे ही है, मतलब विश्वास के साथ हम लोग नहीं जा रहे थे वहां पे। लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया, हम लोग गए गुरुजी के पास। जब हम गए, हमने वहां एंटर किया तो देखते मैंने और मम्मी ने एक दूसरे को देखा और हमने बोला कि ओहो ये तो वही गुरुजी हैं जिनको हम पहले मिले हुए हैं। तो गुरुजी हमें देख के बोलते हैं, तो मम्मी को बोलते हैं कि तू मैंने पहला नहीं मिली हुई? तो मम्मी ने बोला हाँ जी गुरुजी ऐसे 36 सेक्टर मिले हैं। तो फिर कहते आ कौन है? मम्मी ने बोला यार छोटी बेटी है जी। तो गुरुजी कहते लग रही तो बहन है तेरी। तो फिर उसके बाद मेरे को और बुरा लगा, मैं क्या ये क्या है, ये कैसे गुरु हैं जो इनको ये नहीं पता लग रहा कि मैं बेटी हूँ या फिर मैं बहन हूँ इनकी। और वहां पे जब हम लोग जाते थे गुरुजी के पास तो कोई आंटी कोई अंकल ऐसे कोई वर्ड्स नहीं यूज होते थे, पानी ही बोलते थे हम जल को भी। मतलब वो एक डिफरेंट हम उसमें आ चुके थे, हमें जो हम सोच के गए थे और जो हमारी सोच थी वो डिफरेंट थी। और जब हम वहां पहुंचे तो हमें बड़ा डिफरेंट माहौल लगा वहां पे, जो कि बिल्कुल नेगेटिव था हमारे लिए। और हम जितनी देर वहां बैठे बुड़बुड़ाते रहे। फिर गुरुजी ने बोला कि भी बत्ती दंदाना सर्वनाश है, क्योंकि बीडीएस को गुरुजी बत्ती दंदाना सर्वनाश कहते थे। मैं मेरा एक जूनियर और पंकज भैया और मम्मी, हम सारे गए थे। और हम जितनी देर वहां बैठे रहे, मतलब हम लोग 1 मिनट के लिए भी उनके साथ कनेक्शन नहीं बना पाए।
इतना मन में नेगेटिविटी थी। और जैसे ही मम्मी उठी कि गुरुजी से बात करती हूँ, हम लोग तो किस चीज जौन सी प्रॉब्लम के लिए हैं वो तो बात कर लें, तो गुरुजी ने वहीं बिठा दिया डांट के, बैठी रह दिमाग ना चट्टी। तो हमें और बुरा लगा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये तो जानते थे हमें लेकिन फिर भी इन्होंने हमें नहीं बुलाया। हमें बहुत बुरा लगा कि ऐसा हम बड़े गलत टाइम पे आए हैं, जो कि हमारी बात भी नहीं सुनी गई। एक बार तो सुन लेते हमें प्रॉब्लम क्या है। और बस फिर जब हम गुरुजी ने वहां पे दो बार इशारे किए, तो हमने अनदेखा कर दिया गुरुजी को। जैसे मतलब हम गुरुजी टेढ़ी आंख से जैसे देखते थे, तो उन्होंने हमारी तरफ देख के इशारा किया कि इधर आओ, और हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। देखिए हम इग्नोर कर रहे हैं, हम लोग उठ के नहीं गए। तो तीसरी बार मेरा जूनियर मुझे बोलता है कि मैम गुरुजी आपको बुला रहे हैं, आप जाइए। हम लोग गए उठ के गुरुजी के पास, तो मम्मी ने बताना शुरू किया कि गुरुजी मतलब आप आशीर्वाद दो जी, हमें प्रॉब्लम है। कहते हैं आशीर्वाद है इसके पास, लड़की के पास। तो मम्मी ने बोला कि नहीं, ये बाहर जाना चाहती है। कहते बाहर नहीं भेजना, कुड़ी का ब्याह करो। हम लोग और मतलब क्या सोच के आए थे कि हमने तो अपने बिजनेस से रिलेटेड बात करनी है, और गुरुजी क्या बोल रहे हैं कि कुड़ी का ब्याह करो। तो और मन नेगेटिव हो गया कि ये क्या मतलब या इनको समझ नहीं आ रही है। पहले तो फिर भी इनके कहने से कुछ हो जाता था, अब तो ये बात ही कुछ अजीब सी कर रहे हैं, जो मतलब एक इंसान सोच सकता है, जिस लेवल तक सोच सकता है, हम वैसा ही सोच रहे थे वहां बैठे। और गुरुजी ने उस दिन बोला कि पंचकुले वाले जाओ। पहले बोलते होते थे बद्दी वाले जाओ, उस दिन बोल रहे हैं कि पंचकुले वाले जाओ। तो हम लोग बैठे गाड़ी में, पूरी रास्ते हम लोग इतना बुड़बुड़ाते गए कि नहीं बहुत गलत जगह ले आए, क्यों लाए, हम लोग पहले भी गए हैं इनके पास, और कुछ नहीं, पहले भी हम लोगों को ऐसा ही कुछ नहीं, हमने मतलब इतना नेगेटिव होके गए वहां पे। और सब कुछ मैं क्या, कुछ नहीं, वहां पे आपने बहुत गलत जगह, आपने पंकज भैया को भी बल्कि बोला कि बहुत गलत जगह ले गए आप, हमें टाइम वेस्ट किया आपने हमारा। फिर हमने जहाँ पे पंकज भैया और वो जूनियर को ड्रॉप किया, गाड़ी से हम गए थे, जहां पे उनको ड्रॉप किया वहीं से हमारी गाड़ी की क्लच वायर टूट जाती है, और हम लोग ऑटो से घर पहुंचते हैं। और मेरे को और मेरी मदर को उसमें ऑटो में ही बुखार चढ़ गया। हम लोग और नेगेटिव कि ये क्या था, अब ऐसा भी होता है क्या। हम लोग तो देखो एक मतलब हमें फिर मतलब पूरा ही एक कंफर्मेशन हो गई कि ये कोई भगवान नहीं है, कुछ नहीं है, हम लोग गलत जगह फंस गए जाके। हमें बुखार भी आ गया, सब कुछ हो गया, हमारे से अगेंस्ट हो रही है सारी बातें। कहाँ से, भगवान ऐसे करते ही नहीं है। हमें ये चीज मेरे ख्याल 8-9 दिन रही, ऐसे बुखार चढ़ता रहा, उतरता रहा, टैबलेट खाते थे तो उतर जाता था, उसके बाद फिर चढ़ जाता था। फिर गुरुजी ने सोजी डाली दिमाग में कि मैंने सबसे पहले अपनी मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसा है कि, और जो वहां से हमें फोटो मिली थी गुरुजी की, मेरे को और मेरी मदर को, हमने वो बड़े नॉन शैलेंटली एक अलमारी में रख दी कि बस ठीक है रख दी है, कोई बात नहीं, बट आस्था बिल्कुल नहीं थी। तो जब उसके बाद 8-9 दिन ऐसे हो गया, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी गुरुजी से माफी मांग लो, हो सकता है हम लोग गलत हैं, वहां पे इतने लोग आए थे, क्या वो सभी गलत थे या हम लोग गलत हैं। और मैंने शायद सेम डे गुरुजी से माफी मांग ली, विश्वास कीजिए मेरा सेम डे बुखार उतर गया। और मम्मी ने नेक्स्ट डे मांगी, मम्मी को नेक्स्ट डे रिलीफ मिल गया बुखार से, और मन में आस्था बननी शुरू हो गई। अब ये गुरुजी जानती हैं उन्होंने ये क्या करवाया, जो 8-9 दिन कष्ट कटवाए, क्या किया, इतनी नेगेटिविटी से उन्होंने हमें थोड़ा सा अपनी तरफ ट्रैक पे लाना शुरू कर दिया। मेरे में थोड़ी थोड़ी आस्था जाननी शुरू हुई कि नहीं कुछ तो है। हमने एक बार माफी मांगी और उन्होंने माफ कर दिया, और हमारा बुखार चला गया, सबसे बड़ी बात। उसके बाद मैंने जैसे पंकज भैया हमारे पास जब आए थे, तो उन्होंने एक गुरुजी का स्केच बनाने की स्टार्टिंग करी हुई थी। उन्होंने सिर्फ आईज ही बनाई थी उस पे, और मेरे को उन्होंने वही अपना स्केच दिखाया था। तो मैं आईज को देख के मैंने मम्मी को आके डिस्कस किया कि मम्मी जो आईज है ना, ये किसी इंसान की जो बना रहे हैं ना, मैंने देखी हुई है कहीं। ये तब की बात है जब हम गुरुजी से अभी मिले नहीं थे। उसके बाद जब मिल चुके थे, फिर तो मतलब पता ही लग गया था कि वही गुरुजी हैं।
और जब मेरे में आस्था थोड़ी थोड़ी बननी शुरू हो गई तो मैंने भी स्केचेस स्टार्ट कर दिए गुरुजी के बनाने। एक स्केच बनाया, 2 बनाए, मतलब काफी मेरे ख्याल 8, 9 या 10 के करीब मैंने स्केचेस गुरुजी के बनाए। और मैं जितनी बार पंकज भैया जाते होते थे तो मैं उनको दे देती थी कि ये अगर गुरुजी पूछेंगे भी ये क्या है तो जरूर दिखाना कि उनके स्केचेस हैं। देखिए कैसे ट्रांसफॉर्मेशन गुरुजी ने की इन शॉर्ट स्पैन। और जब ये सारा चल रहा था उसी ड्यूरेशन में मेरे रिश्ते की बात भी हुई। और जो लड़के के साथ मतलब जो अभी हस्बैंड है मेरे, उनके साथ जिनकी तो हमने जब उनको बोला, हम लोग इंटरेस्टेड नहीं थे कि यहाँ पे नहीं करना चाह रहे हम लोग, लेकिन वो लोग इंटरेस्ट दिखा रहे थे। तो हमने उनको एक ही बात बोली कि अगर हमारे गुरुजी हाँ करेंगे तो हम लोग शादी कर लेंगे, नहीं तो हमारी तरफ से भी ना ही होगी। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे उस टाइम कि मैं भी जाके आऊंगा, कौन से गुरुजी हैं आपके, मैं भी माथा टेक लेता हूँ वहां जाके। तो वो जिस दिन वो गए उसी दिन ही पंकज भैया भी यहाँ से जा रहे थे। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया पंकज भैया ने कि मैं भी देखता हूँ गुरुजी उसको क्या बोलते हैं, कि आप उनको कुछ बोले और वो आपको ना बताए, तो मैं भी देखूंगा ये। तो वो लोग जैसे पंकज भैया ने बताया, कहते हम लोग जैसे ही एंटर हुए तो गुरुजी ने बोला सारे ऊपर ला लो समाधियां, और मेरे हस्बैंड को उन्होंने गुरुजी ने नीचे बिठाया। मतलब हम लोग सोच रहे थे कि हम लोग देखेंगे कि गुरुजी क्या कहते हैं और वो हमें बताते हैं या नहीं बताते, लेकिन गुरुजी ने खुद ही अपने हाथ में सारी बागडोर रखी। तो इन्होंने जैसे उस दिन की बात है, बस फिर वो जब वापस आ गए तो उन्होंने मेरे ख्याल स्केचेस जो मैं बनाती थी, जो मैंने लास्ट में एक गुरुजी का स्केच बनाया था, तो उसमें नानक देव जी, गुरुजी और एक साईं बाबा का इकट्ठे बनाया था। तो जब ये स्केचेस गौतम भैया लेके गए वहां पे, तो गुरुजी ने बोला कि आ की है, तो उन्होंने बोला ये वशिष्ठ अंकल की कुड़ी है, वो स्केचेस बना दिए गुरुजी ਤੁਹਾਡੇ उन्हें बनाए हैं। तो जैसे पंकज भैया बताते हैं कि उन्होंने गुरुजी ने सिर्फ एक थोड़ी सी नजर ही मारी उन स्केचेस पे और वो स्केचेस फ्रेग्रेंट हो गए। और जब वो फ्रेग्रेंट हुए तो गुरुजी ने पंकज भैया के कान में आके बोला भी उन्होंने कुड़ी ਨੂੰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈਆਂ। तो वो बोलते कि गुरु जी उसने रिश्ते की गल वास्ते उन्होंने एक मुंडे की फोटो भेजी है, तुसी दस दो जे हम ही भरनी है तो फिर असी कहिए भी रिश्ता कर लियो। तो गुरु जी बोलते कहते मैं कोई इतने मैट्रीमोनियल सर्विस खोली है, उन्होंने कुड़ी ਨੂੰ बुलाओ। तो मैं नेक्स्ट वीक मैं और मेरे मदर पंकज भैया हम सारे फिर जाते हैं गुरु जी के पास। और जैसे ही जाते हैं हम लोग कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड हैं इस टाइम, और हमें इतना विश्वास था गुरुजी पे उस टाइम, जो कि कितने महीने पहले हम लोग कितने नेगेटिव थे, बिल्कुल अगेंस्ट थे कि ये सब कुछ नहीं है, बेवकूफ बनाने के जरिए है। हम लोग बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो चुके थे गुरुजी के पास जाने से। और जब मैं गुरुजी के पास पहुंचती हूँ, गुरुजी को मत्था टेका तो गुरुजी मुझे देख के बोलते हैं, कहते मजिस्ट्रेट फसाई फिर दी है। तो आप वहां पे स्पेल बाउंड हो जाते हो, आपको समझ ही नहीं आता, ना आप रिएक्ट करते हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रही होती गुरुजी क्या बोल रहे हैं आपको। और मेरे को मेरी तरफ देखा और मुझे देख के इशारा करके बोलते हैं कि मोटा जया। तो मतलब हम उस चीज से भी नहीं समझ पाए कि गुरुजी हम ही भर रहे हैं बेसिकली रिश्ते के लिए। और उसके बाद जब मम्मी ने सारी बात, उसके बाद जैसे हम लोग बैठे, गुरुजी को माथा टेका, नतमस्तक किया, तो जब बैठ गए तो गुरुजी ने एक डॉक्टर थे वहां पे एम्स के, उनको बुलाया और बोलते कहते चल भाई डॉक्टर शुरू हो जा। उन्होंने जैसे ही अपना सत्संग सुनाना शुरू किया तो मैं गुरुजी के बिल्कुल, गुरुजी सेटी पे बैठे थे, मैं बिल्कुल चरणों के पास बैठी थी उनके, और मैं इतना फूट फूट के रोई गुरुजी के आगे। और मुझे डर लग रहा था अंदर से कि गुरुजी मुझे डांटे ना, यहाँ से भगा ना दें, लेकिन समझ नहीं आ रहा था ये आंसू क्यों आ रहे थे उनके पैरों, बिल्कुल चरणों के पास बैठी थी मैं। और जब मैं मेरे ख्याल 10-15 मिनट जब तक वो सत्संग चला तो गुरुजी ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद गुरुजी बोलते हैं, कहते ये कुड़ी दी मां किथे है, और मम्मी को बुलाया। जो हम बातें गुरुजी से फर्स्ट टाइम में करना चाह रहे थे कि हमने ये बताना है, हमें ये प्रॉब्लम है, हमें ये दिक्कत आई हुई है, गुरुजी आप सॉर्ट आउट करवाइए। गुरुजी ने सारा कुछ पूछा, एक एक चीज, क्या कहाँ पे हो, कहाँ पे घर है, क्या है, कैसे हुआ नुकसान, सारा कुछ डिटेल में उन्होंने पूछा हमसे।
मम्मी से। और पूछने के बाद हमें बोलते हैं कि तो मम्मी ने बोला कि हम लोग तो बैंक का देना चाह रहे हैं, हमारी जमीनें तक नहीं बिक रही हैं गुरुजी। तो गुरुजी ने पूछा कि कहाँ कहाँ है जमीनें, तो मम्मी ने बताया ऐसे हिमाचल में। हिमाचल तो बहुत संगत है साड़ी, कह देंगे किसी ने। मतलब ऐसे उन्होंने बात को समझ के, और जो उन्होंने बात वहां करी, पूरे हफ्ते के बाद हमारी जमीन भी बिकी, हमारे बैंक का लोन भी उतर गया, और जो बिकी हुई जमीन थी हमने दोबारा वही जमीन खरीदी। मतलब गुरुजी कैसे आपको संभालते हैं, कैसे आपका फ्यूचर देख के आपको सिक्योर करने की कोशिश करते हैं। हम लोग बहुत, मतलब मैं तो उनका, मैं क्या, मेरे ख्याल हर एक इंसान जिसने उनकी महिमा देखी है, उनकी मेहर को फील की, जो मेहर वो करते हैं लोगों पे, उसको अगर फील किया है, तो मैं कहती हूँ ग्रेटिट्यूड में ही फंसे रह जाएंगे हम लोग। तो हम लोग उनका हम दे ही नहीं सकते उन महाराज की। वो कैसे आपको कष्टों से बाहर निकालते हैं, आपकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम जहां पे आपके ऊपर बैंक की तलवार लटकी हुई है 24 घंटे, वहां से आपको उन्होंने हफ्ते के बीच में, जिसमें हम 4-5 साल से बहुत बुरी तरह फंसे हुए थे, उन्होंने विद इन अ वीक हमें क्लियर कर दिया। हमारी लैंड भी सेल हुई, और वो सेल होके उस लैंड की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही थी। हमारी कहाँ से एडजस्टमेंट पैसे की होके हमने वो जमीन फिर से खरीद ली, और उसी के थ्रू, उस लैंड के थ्रू हमारा रेंटल इनकम आती है, जिससे मेरे फादर का, मतलब अभी मेरे फादर काम नहीं करते हैं कोई भी, ही इज नॉट डूइंग एनी बिजनेस। उनको रेंटल इनकम से ही उनकी सारा कुछ खर्चे चलते हैं। मतलब कैसे गुरुजी आपका छोटी छोटी चीजों में भी आपका पूरा ख्याल रखते हैं। फिर ऐसे ही एक बार मैं जैसे गुरुजी के पास जो मेरी फोटो, जो पंकज भैया मेरी और विकास की, मेरे हस्बैंड की फोटो जो गुरुजी के पास लेके गए थे, और जब वो स्केचेस भी लेके गए थे, तो गुरुजी ने फोटो से भी और स्केचेस से भी एक नजर में, दोनों में से सिर्फ एक नजर ही मारी थी, और वो दोनों स्केचेस भी और फोटोग्राफ्स भी दोनों फ्रेगनेंट हो गई थी। और वो तब तक फ्रेगनेंट रही जब तक मेरी शादी नहीं हुई। शादी तक वो सब में से फ्रेग्रेंस आ रही थी। फिर ऐसे ही गुरुजी के पास मैंने एक बार जाने का सोचा। 25th ऑफ मई मेरा बर्थडे होता है, तो 24th को मम्मी जा रहे थे हमारे मेरी मासी के साथ। तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी जाऊं आज गुरुजी के वहां, कि मेरा भी बर्थडे वहीं पे गुरुजी के पास ही मनाया जाएगा। तो गुरुजी मेरे पास ड्रीम में आके मुझे रात को बोलते हैं, तूने अभी नहीं आना, ही कम टू मी आफ्टर 45 डेज। तो मैं अभी काउंट करती हूँ तो 45 डेज 7 जुलाई बनता था, और इन बिटवीन गुरुजी ने चूल्हा भी छोड़ दिया। लेकिन गुरुजी कैसे, 7 जुलाई को मैं गई थी लेकिन गुरुजी के पास, मतलब मैं वही बोल रही हूँ कि गुरुजी कैसे छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखते हैं पूरा। ऐसे मेरे और जैसे मैं सपने की बात बताती हूँ आपको। एक बार मेरे को शायद ये 2009 की बात है, मैं काफी बीमार हो गई थी आफ्टर मैरिज। तो जब मैं बीमार हुई तो मेरा डायग्नोसिस नहीं हो पा रहा था कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। ये आफ्टर मैरिज की बात है। मुझे कोई डॉक्टर एंजाइटी की, कोई डिप्रेशन की मेडिसिन दे रहे थे, लेकिन मुझे फर्क कुछ नहीं पड़ रहा था। मुझे इतनी प्रॉब्लम थी कि मुझे पकड़ के चलाया जाता था। मेरे बॉडी में बैलेंस खत्म हो गया था, सेलिब्री ग्लैंड्स ड्राई हो गए थे, बहुत प्रॉब्लम में थी मैं। और मैं सांस लेती थी तो मेरी चेस्ट में पेन होती थी बहुत ज्यादा। तो जब मेरे सबसे पहले मैंने आईज का चेकअप कराया, क्योंकि मेरा ब्लड विजन हो गया था। जब आईज चेक करवाई तो जो डॉक्टर थे वहां पे, उन्होंने बोला कि बेटा आपको आईज में जो प्रॉब्लम आई है ना, ये हो ना हो आपकी चेस्ट से कुछ रिलेटेड है। आप एक बार पीजीआई जाइए, डॉक्टर जिंदल है वहां पे, और आप उनको चेक करवाइए। और मेरे ख्याल से वो, जैसे मेरी एक कजन वहां पे पीजीआई में थी, तो मैंने उससे बात करी कि पीजीआई में शी वाज डूइंग पीएचडी एट दैट टाइम। तो उसने मुझे बोला कि हाँ मैं देखती हूँ कैसे करके हम लोग डॉक्टर जिंदल को अप्रोच करते हैं। तो अब आप देखिए कि मेरा पीजीआई में जब ब्रोंकोस्कोपी हुई, सब कुछ हुआ,
गुरुजी ने उससे पहले ही मेरे फोन पे स्क्रीनशॉट, जैसे उस टाइम सोनी एरिक्सन के फोन चलते थे, तो मेरा फोन मैंने स्विच ऑफ कर दिया, तो उसके ऊपर स्क्रीनशॉट गुरुजी की चेस्ट का आ रहा था। चेस्ट में ही मेरे प्रॉब्लम थी, जो मेरे को आइज वाले डॉक्टर ने बताया। मतलब मैं उसको कोरिलेट नहीं उस टाइम कर पा रही थी कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन पता लग रहा था कि गुरुजी कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाए उस चीज को। जब वो मेरी ब्रोंकोस्कोपी हुई, उसमें डायग्नोसिस हुआ कि इसके लिम्फ नोड्स पूरे एनलार्ज्ड हैं और जिसके कारण इसको प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्टर जिंदल उस टाइम मेरे ख्याल पूरे 7 या 8 या 9 केसेस लेते थे, उसमें से 7th केस मैं ही थी जिसको उन्होंने लिया। और सेम डे ही स्टार्टेड विद स्टेरॉइड्स। जब मेरी स्टेरॉइड टैबलेट स्टार्ट हुई सेम डे, मुझे इतना रिलीफ मिल गया और 6 मंथ से चीज कंटिन्यूड रही है। ये इससे पहले, मतलब मैं वही बोल रही हूँ कि मैं महीना 2, 2.5, 3 महीने जब से मैं मतलब अपनी जहाँ मेरी मैरिज हुई थी वहां से मैं फिर चंडीगढ़ वापस आ गई थी, क्योंकि मुझे वहां पे सूट ही कुछ नहीं कर रहा था। मे बी बिकॉज ऑफ टेम्परेचर या कुछ भी आप लगा लीजिए। मतलब मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप माउंटेन्स में, मतलब जहाँ भी आपकी शादी हुई आप वहां पे अभी मत जाइए, मे बी आपको टेम्परेचर सूट नहीं कर रहा और वही आपके लिए ट्रिगरिंग है जो आपकी प्रॉब्लम हुई है। और जब मैं इधर आई, सारा ब्रोंकोस्कोपी हुई, उसमें सारा चेकअप करवा के उन्होंने मेरा डायग्नोसिस किया, स्टेरॉइड स्टार्ट किए, तब मेरी बॉडी में स्टेबिलिटी आई। और जैसे जैसे वो मेरी डोज को टेपर करते थे तो मेरी बॉडी और मतलब डिमांड में रहती थी कि नहीं अभी तो, मतलब मैं उस दिन स्टेबल नहीं होती थी जिस दिन मेरी टेपर्ड डोज होती थी। लेकिन कैसे गुरुजी ने मुझे उस चीज से बाहर निकाल दिया। वो चीज रेकर होती थी, मुझे आफ्टर 1 मंथ फिर से उसकी कोई HCQS कुछ ना कुछ उसका डोज लेनी पड़ती थी कि मेरी ये चीज रेकर ना हो। लेकिन स्लोली 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 गुरुजी ने मुझे उस चीज से बाहर निकाला। जहां मैं देख नहीं पा रही थी, मुझे पकड़ के चलते थे सारे, मतलब मुझे 2 जन मतलब पकड़ के चलते थे, मैं इतनी बुरी कंडीशन में थी उस टाइम। लेकिन महाराज ने कैसे संभाला है, शायद हमारे पास थैंक यू वर्ड ही रह जाता उनको एड्रेस करने के लिए, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं दे पाते हैं। और मैं तो यही बोलूंगी कि अगर हम कुछ कर सकते हैं तो सिर्फ एक अच्छे इंसान ही बन जाएं, अच्छे कर्म कर लें, ये शायद गुरुजी के हम कुछ दे पाए इस सोच के साथ। अदरवाइज हम कुछ नहीं दे सकते गुरुजी को। और मैं एक और एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मेरे फादर 2023 में काफी बीमार हुए, उनको फीवर हो गया था। फीवर 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, चौथे दिन हम लोग उनको प्राइवेट हॉस्पिटल ले गए कि फीवर नहीं जा रहा है। तो उन्होंने वहाँ टेस्ट किया तो डायग्नोसिस में आया कि निमोनिया है। उनको एडमिट कर लिया गया। निमोनिया के साथ उनके लंग्स में वाटर रिटेंशन हो गई, तो थोड़ी सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। लेकिन वो सब क्लियर हो गया, लेकिन फीवर फिर भी नहीं जा रहा था। तो उन्होंने दुनिया जहान की मेडिसिन वहां उनको दे दी, एंटी वायरल ड्रग्स, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल। तो उनकी इम्यूनिटी इतनी लो हो गई कि वो किसी दवाई को रिएक्शन ही नहीं हो रहा था उनका। और फिर लास्ट में डॉक्टर्स ने जैसे प्राइवेट में कह ही देते हैं कि वेंटिलेटर पर डाल देंगे, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं कर रहे हैं किसी भी मेडिसिन को और फीवर रिपीटेडली आ रहा है। तो वही जैसे गुरुजी छोटी छोटी बातों में कैसे इंटरवीन करते हैं। उन्होंने जिनको वहां भेजा, जो मतलब देखने आए थे, उन्होंने देख के बोला कि बेटा यहाँ से आप ले जाइए, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इनको एक बार PGI में दिखाओ। जब PGI में हमने फादर से बात करी कि पापा PGI लेके चलते हैं, यहाँ पे हो सकता है इन लोगों को नहीं समझ आ रही प्रॉब्लम क्या है। तो हमने पता नहीं कितना मनाया पापा को, नहीं वो बोल रहे थे कि नहीं मुझे नहीं जाना, मुझे यहीं पे जो ट्रीटमेंट है यहीं पे करने दो। और फर्क कोई पड़ नहीं रहा था। हमने गुरुजी की फोटोग्राफ पापा की पॉकेट में रखी, दोनों बार गुरुजी की फोटोग्राफ वहां से खो गई। इमेजिन, फोटोग्राफ हम पॉकेट में डाल रहे हैं और गुरुजी की फोटोग्राफ वहां होती नहीं थी। उसके बाद PGI में हमने बहुत ट्राई करी कि हमें कोई जैक मिल जाए कि हम लोग ले जाएं, हमें दिक्कत ना आए। वहां पे हाई फ्लो ऑक्सीजन पे थे, उन्होंने सब कुछ जो उनकी केस हिस्ट्री थी सारा कुछ बनवाया वहां से, और उन्होंने सब कुछ नेगेटिव
वे में लिख के दे दिया कि इज ऑन हाई फ्लो ऑक्सीजन, एंटी फंगल, सब कुछ जो भी उन्होंने दिया वो सारा कुछ बता दिया। जिस दिन हम पीजीआई में उनको लेके गए, वहां पे उनका जो हाई फ्लो ऑक्सीजन पे वो थे, वो लो फ्लो उन्होंने नॉर्मल फ्लो पे उनको लेके आए। आहिस्ता आहिस्ता उनको इमरजेंसी में, जहाँ पे मतलब कैसे गुरुजी लिंक्स बनाते हैं, हम लोग वही देख रहे थे कि उस टाइम बंदा नहीं रियलाइज करता कि ये सब कौन कर रहा है, लेकिन वो महाराज होते हैं जो आपकी एक एक स्टेप पे आपको देख रहे होते हैं। हम लोग इतने इतने डिप्रेस्ड पहुंचे पीजीआई हमें, क्योंकि डॉक्टर्स ने होप खत्म कर दी थी कि कुछ आप ट्राई कर लो, अगर ठीक कर सकते हैं तो आप देख लेना। जब हम वहां पहुंचे, हाई फ्लो पे उनको लेके आए, वहां नॉर्मल फ्लो पे उनको डाला गया, तो पीजीआई में तो वो वेट एंड वॉच करते हैं, वो हर एक चीज में उन्होंने डायग्नोसिस बनाने की कोशिश करी, और उन्होंने हमें एक ही चीज बोली कि दिस वाज अ नॉर्मल वायरल निमोनिया, जिसको कि एग्जैजरेट कर दिया गया, इनकी इम्यूनिटी लो कर दी है, इसलिए वो। और जैसे ही वो पीजीआई पहुंचे, उस दिन से उनका फीवर आना बंद हो गया, और वहां पहुंचते सार ही लो फ्लो ऑक्सीजन पे आ गए। उसके बाद फिर डॉक्टर्स ने उनको रिकू में भेजा। रिकू में वेंटिलेटर पे शायद वेंटिलेटर की रिक्वायरमेंट होगी। तो अब देखिए, विदाउट एनी अप्रोच भी बहुत, मतलब ऐसा नहीं था कि कैसे गुरुजी आपकी अप्रोचेस ढूंढ ढूंढ के वहां पे आपको एक फ्लो में आपको सारा काम आपका करवा देते हैं, आपको रुकने कहीं नहीं देते अगर आप उनकी शरण में आ जाते हैं एक बार। और जब हम रिकू में, मैं पूरी रात अपने फादर के साथ ही थी, तो मैं वहां पे मतलब जैसे पूरी रात बैठी थी उठ के, तो मैं देख रही थी डॉक्टर आ रहा था, वेंटिलेटर ऑन कर रहा था, कभी ऑफ कर रहा था, तो मैं उसको पूछ रही थी, मैं क्या आप ये क्यों कर रहे हैं, इज इट रिक्वायर्ड? तो वो बोल रहा था कि ये प्रोटोकॉल होता है, ये जरूरी नहीं है कि पेशेंट को रिक्वायर्ड, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो हमें चेक करना पड़ता है कि हमें ये ऑन भी हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मतलब हम घबरा जा रहे थे उस चीज से कि ये क्यों वेंटिलेटर बार बार ऑन करके देख रहे हैं, बट वो कह रहा था कि मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट है ही नहीं। मॉर्निंग तक आप देखिए, जो पेशेंट हाई फ्लो ऑक्सीजन पे था उनको रिकू से शिफ्ट करके वो नॉर्मल वार्ड में भेजते हैं, जहाँ पे कि एक ही दिन में, ये गुरुजी की प्लानिंग होती है कि कैसे कहाँ पे उन्होंने कैसे आपको डायरेक्शंस देनी है, कैसे आपको क्योर करना है। फिर उसके बाद सब कुछ चेक करके वहां पे उन्होंने जो डायग्नोसिस उन्होंने बताया, उन्होंने बोला कि या तो ये हार्ट फेलियर का है, या फिर एक दो और उन्होंने हमें डायग्नोसिस मतलब प्रोविजनल थे, और फिर उन्होंने बोला कि आप हार्ट में लेके जाइए इनको, इनको मोस्ट प्रोबेबली हार्ट प्रॉब्लम है, लंग्स आर नॉट अफेक्टेड नाउ। हम हार्ट में उनको आफ्टर 1 वीक लेके गए, लेकिन वो बहुत डेबिलिटेटेड कंडीशन में थे उस टाइम, क्योंकि जब हमने उनको जहाँ पे एडमिट करवाया था, जो ईएनटी के एचओडी थे, उन्होंने अपने रूम में, मतलब जो उनका वार्ड था वहां पे उनको रूम दिलवाया था, तो वहां पे आके उन्होंने, ऑब्वियस है कि वहीं की मेडिसिन चलाते हैं और वो दूसरे डिपार्टमेंट्स की बंद कर देते हैं, तो उनकी हार्ट की मेडिसिन बंद हो चुकी थी, और वो बहुत ज्यादा मतलब इतनी वीकनेस में आ गए थे कि वो खुद उठ भी नहीं सकते थे, हिल नहीं सकते थे। तो हम जिस दिन हार्ट ओपीडी में उनको लेके गए हैं, हम फिर अप्रोच के साथ गए, कैसे गुरुजी अप्रोचेस ढूंढवाते हैं ये उनको पता है, और खुद इंसान आके बोल के जाते हैं कि आपको अगर हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें बता देना, हम लोग जानते हैं एचओडी को। और हम उनको कॉल करके हम पहुंचे वहां पे, हमने एचओडी से टाइम लिया हुआ था, हम लोग पहुंचे, उन्होंने सेम डे उनको एडमिट किया, वहां पे टेस्ट हुए, उन्होंने ऑब्जर्वेशन में रखा, उनकी जो कार्डियक आईसीयू होती है वहां पे उनको एडमिट किया, और वहां से उन्होंने कुछ दिन फिर से रूम में फिर से शिफ्ट किया, मेडिसिन के साथ ही स्टार्टेड रिस्पॉन्डिंग। और जब वो रिस्पॉन्ड उन्होंने किया, आफ्टर 10 डेज वो खुद खड़े हुए, खुद यूरिन पास उन्होंने किया, जो कि वो मतलब बिल्कुल, अब आप सोच सकते हैं जिस पेशेंट को वेंटिलेटर की नौबत आ जाए और वो खुद उठ के यूरिन पास कर रहे हैं, खुद हिल रहे हैं, कितनी बड़ी हमारे लिए वो एक अचीवमेंट थी कि ये क्योंकि सारे डॉक्टर्स ने एक बार तो जवाब दे दिया था, इवन हार्ट में भी हम जब लेके गए थे तो उन्होंने यही बोला था कि हार्ट फेलियर है। फिर जिस दिन उनकी एंजियोग्राफी होनी थी, तो एंजियोग्राफी में जो निकला उसमें ब्लॉकेज आई, ब्लॉकेज के साथ उन्होंने सेम डे स्टेंटिंग करी, स्टेंटिंग उनकी पहले भी हो चुकी है, लेकिन सेम डे जब स्टेंटिंग हुई तब उन्होंने बोला कि जो पिछली स्टेंट जहाँ पे है वहां भी ब्लॉकेज है, तो उन्होंने वो भी क्लियर किया, और जहाँ पे नई ब्लॉकेज थी उसमें भी उन्होंने स्टेंटिंग डाली।
अब आप देखिए कि कैसे गुरुजी इतने बड़ी डायग्नोसिस को कहाँ पे हार्ट फेलियर और कहाँ पे उन्होंने स्टेंटिंग में पेशेंट का चला दिया काम। मैं तो मतलब महाराज का शुक्राना भी बहुत छोटा वर्ड रह जाता उनके आगे। ऐसे ही मैं एक और आपको बताती हूँ। मुझे गुरुजी एक बार ड्रीम में आते हैं और मुझे बोलते हैं कि जैसे दिल्ली की बात थी, दिल्ली में मैं जैसे गुरुजी के पास गई हूँ तो मैं देख रही हूँ वहां पे रूम बंद है और गुरुजी अंदर बैठे हैं और मैं निकल जाती हूँ, कमरे के अंदर चली जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि वहां पे बहुत सारे भस्म पड़ी है और कंकाल पड़े हैं और ये स्केलेटन टाइप चीजें पड़ी हैं और बहुत सारी बर्फी प्रसाद सब कुछ बहुत पड़ा है। तो मैं गुरुजी को देख के बोलती हूँ, मैं कि गुरुजी ये सब क्या है, किसके लिए? कहते तू चक ले। तो मैंने बोला सारा मैं चकला जी, किसी ने नहीं होने देना। तो गुरुजी कहते ना ना चकले फिर नहीं मिलना है। और फिर मेरे को बोलते हैं, मुझे एक्चुअली हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, तो मुझे देख के बोलते हैं कि आ तेरे बाल नहीं आए हले? मैं क्या नहीं गुरुजी, मैं क्या कोई फर्क नहीं पैंदा जी हुण, क्योंकि मेरी मैरिज हो चुकी थी उस टाइम। तो गुरुजी कहते क्यों शुक्ला नहीं है, तू एवं क्यों कह रही है? मैं क्या नहीं गुरुजी मैनू हुण कोई फर्क नहीं पैंदा इस चीज का। तो उन्होंने मुझे उस टाइम एक मेडिसिन बताई जो कि मेरे दिमाग से आउट हो चुकी है। उन्होंने बोला पुट सो मेनी ड्रॉप्स ऑफ दिस मेडिसिन इन दिस मच अमाउंट ऑफ कोकोनट ऑयल एंड अप्लाई ऑन योर स्कैल्प। लेकिन मुझे वो आज तक मेडिसिन याद नहीं है। मैंने सुबह उठ के उस चीज को लिखा भी, लेकिन वो मेरे दिमाग से निकल चुकी थी। मैंने काफी जगह उस मेडिसिन का पता करने की कोशिश करी, लेकिन वो मुझे मेडिसिन नहीं मिली। अब ये महाराज को पता है क्या लीला है इसके पीछे। वो उन्होंने पता नहीं करने दिया, बताई भी और मैं भूल गई, सब उनको मालूम है, लेकिन मुझे इस चीज का कोई रिपेंट नहीं है। वो वैसे ही आपके साथ है, यही बहुत बड़ी बात होती है। गौरी आंटी, शैल आई कंटिन्यू? जय गुरु जी। हाँ जी आंटी प्लीज कंटिन्यू। जय गुरु जी महाराज। ऐसे ही मैं आपको एक और बताती हूँ इंसिडेंट गुरुजी का। जैसे मेरी जब बेटी मैंने कंसीव हो गई थी, एकदम से जैसे मेरा ट्रीटमेंट खत्म हुआ सैक्रोडोसिस का, मैं स्टेरॉइड डोज पे थी तो वो टेपर्ड हुई डोजेस, और फिर जब वो स्टॉप करवाई गई तो आफ्टर अ मंथ और 2 मैंने कंसीव कर लिया। तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा पीजीआई में कि कैन आई कंटिन्यू दिस, तो उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल, व्हाई नॉट। तो जब वो सब हो गया था तो मेरा कार्ड पीजीआई से बना, क्योंकि मैं प्राइवेट में जब चेक करवाती थी वो बोलते थे कि नहीं आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, तो आप बेटर होगा आप पीजीआई से भी एक कार्ड बनवा के रखिए। तो मैंने पैरेलल पीजीआई से भी मैं कार्ड बनवा के रखा था और मैं दिखाती थी पीजीआई जाके भी, और फिर मैंने प्राइवेटली भी दिखाया। तो ऐसे ही मतलब गुरु जी की दया से कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं आई। जैसे ही मैं ख्याल 9th मंथ स्टार्ट हुआ था या हाँ 9th मंथ स्टार्ट हो गया था, तो गुरुजी ड्रीम में आए मेरे और मुझे बोलते हैं कि तेनू डेट कब दी है तेरी? तो मैं गुरुजी को बोलती हूँ, मैं क्या गुरुजी पीजीआई वाला ने ए डेट दी है और प्राइवेट वाले ए डेट दे रहे हैं, हम पता नहीं केड़ी डेट होएगी। तो गुरुजी बोलते हैं मैं क्या गुरुजी पर ए नहीं पता भी दर्द बड़ी होनी है। मतलब देखिए, मतलब एक इंसान कैसी बात कर लेता है भगवान से, अब कितनी इनोसेंस में एक रब से ही ऐसी बात कर सकते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं वो तो होनी है, कोई गल नहीं। तो मेरे को बोलते हैं कि मैं क्या गुरुजी पर डेट का नहीं पता लग रहा हले। तो गुरुजी कहते ओदा मुंडा कदों होना? मैं क्या गुरुजी किने? कहते चल छड़ त्रियो ही करा देंगे हैं। अब मैं समझती हूँ उस चीज को। देखिए मैं वही बोल रही हूँ कि हम लोग बाद में जैसे जैसे कंबल भीगता है तब आप रियलाइज करते हैं। जब वो जिसकी गुरुजी ने बात करी वो चौहान आंटी का ग्रैंडसन था, उस वो मेरे ख्याल पहले हो गया था 1 या 2 दिन पहले, और आफ्टर 2 या 3 डेज मेरी डॉटर हुई थी। गुरुजी ने उसका भी देखो पहले ही बता दिया था कि उस दिन मुंडा कदों होना है, और मेरी बेटी को बोला कि त्रियो ही करवा देंगे हैं। तो मेरी बेटी 12th ऑफ नवंबर को हुई है। तो हमने उससे रिलेट किया कि गुरुजी ने 3 नंबर बताया है ये कि 3 नंबर को करवा देते हैं, वो 12th नवंबर एक्चुअली।
मतलब ये इतनी छोटी छोटी हमारी लाइफ की एक्सपीरियंसेस हैं जिसमें वो ऐसे आपका साथ देते हैं, आपको ऐसे फील कराते हैं, इतना अनकंडीशनल लव मिलता है आपको उनकी तरफ से कि हमारे पास लफ्ज नहीं रह जाते। हम लोग सोचते हैं कि हम लोग फिर भी सोच लेते हैं कभी कभी, इवन टुडे टिल डेट हम लोग सोचते हैं कि शायद गुरुजी ने देखा नहीं, लेकिन मैं कहती हूँ वो आपको इतने गोते खिला के भी आपको लास्ट में पकड़ ही लेते हैं। आपको जैसे आपको लगता है ना कि नहीं बस अब तो लास्ट हो गई, अब खत्म होने वाले हैं ना, वो बिल्कुल हाथ नहीं छोड़ते, पकड़ लेते हैं आपको वहीं पे। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी। आंटी बहुत प्यारी सत्संग है, बहुत आनंद आ रहा है। आप और शेयर करना चाहते हो? एक और सत्संग शेयर कर लो आंटी। जय गुरु जी। मैं आपको बताऊंगी, जब गुरुजी यहाँ सोई बैंक्वेट में आए थे तो मुझे भी मौका मिला था वहां जाने का। वो एक फाइनेंस कमिश्नर थे, उनकी बेटे की शादी में गुरुजी ने आना था, तो मुझे पंकज भैया ने बोला कि गुरुजी ने आना है तो तूने स्टेज सजाना जाके वहां पे। तो मैं और पंकज भैया, एक पुनीत सर, हम सब गए, लेकिन स्टेज मैंने और वहाँ जो बंदे थे हमने सजाया गुरुजी के लिए। और मुझे आज बहुत अच्छा फील होता है कि मैंने महाराज के लिए ये कर्म किया। और जब गुरुजी आए तो उन्होंने जैसे ऊपर स्टेज के चढ़ने लगे तो मेरी सिस्टर की पीठ पे ऐसे थप थपा के ऊपर चढ़े। मेरी सिस्टर भी वही थी, मेरे मम्मी और मैं। तो जब ऊपर चढ़ने लगे तो गुरुजी बोलते कि वशिष्ठ दी नूंह है, तो मम्मी बोलते नहीं जी नहीं, वशिष्ठ साहब दी कुड़ी है। मतलब सी लोग हम उनको करेक्ट कर रहे हैं जिनको सब कुछ पता है। वो एक्चुअली मैरिड भी वशिष्ठ में है और हम लोग मतलब बिफोर मैरिज भी वशिष्ठ है, सिर्फ गोत्र का फर्क है। तो हम लोग मतलब गुरुजी को करेक्ट कर रहे हैं कि नहीं गुरुजी वो वशिष्ठ साहब की बेटी है। तो गुरुजी बोलते हैं क्यों पिया जी दी नूंह नहीं है। मतलब देखो हम लोग, हमारी सोच कहाँ तक रह जाती है, और महाराज उनको कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ मालूम है। मैं गुरुजी के पांव छू रही थी वहां पे, ऐसा फील हो रहा था जैसे टांगों में बिल्कुल हड्डी नहीं है, इतने सॉफ्ट टांगे महाराज की थी। सॉरी आंटी, मैं तो इमोशनल हो जाती हूँ उनकी बातें करके। तो जब मैं ऐसे कर रही थी तो गुरुजी बोलते कि वशिष्ठ की कुड़ी है तो, मतलब उनको सब कुछ मालूम है। मैं कौन सा बता के वहां बैठी कि मैं कौन हूँ, क्या ही है हम लोग वैसे भी उनके आगे। महाराज को सब कुछ पता होता है। गुरु जी आंटी, बस मैं और ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जैसे मालिक की मर्जी आंटी। शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना के आप आंटी को लेके आए, इतने प्यारे सत्संग आंटी, बहुत ही आनंद आया। अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, एंड थैंक यू आंटी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी अंकल जी। जय गुरु जी आंटी। आंटी कुछ सत्संगों को शेयर करने का। अंकल जी कल का ही सत्संग है। अंकल क्या हुआ था कल इसी प्लेटफॉर्म पे ना आशा आंटी अपना सत्संग भी शेयर किया था, और उन्होंने एक लिंक भेजा था जो गुरु महाराज की सिस्टर है कृष्णा दीदी। तो अंकल कल उसके बाद जैसे ये प्लेटफॉर्म डन हुआ, मेरे भी 5:30, और मैं गुरु महाराज के पास जाके जोत के बाद मैं बैठ गई। तो उसके बाद मैंने ना वो सत्संग सुनना शुरू कर दिया। तो अंकल वो जैसे जैसे कृष्णा दीदी बता रहे थे कैसे मैं गुरु महाराज के साथ ही लेटते थे, वो उनके पाँव में कैसे लाइट निकलती थी, कैसे वो स्कूल में जाते थे, वो सत्संग सुना रहे अंकल। पता नहीं मेरे मन को इतना भर गया था कि मेरे को ऐसे आंसू बार बार मेरे आंखों में आंसू आ रहे थे। तो मैं रोते जा रही थी अंकल।
इतने में क्या हुआ अंकल, मेरे ना, मैं पहले उसके पहले मैंने अपने ना कजन को फोन किया, नेफ्यू को फोन किया था, वो इंग्लैंड में है, तो उसने उठाया नहीं। उसके बाद मैंने जोत की, तो मैं आपको बताया कि ऐसे सत्संग, मैं उसको भी शेयर कर दिया था कि तुम भी इसको सुनना। तो उसका फिर ना जैसे मेरा वो सत्संग डन हुआ तो उसकी कॉल आ गई, तो मेरा मन थोड़ा भरा हुआ था। वो कहता मासी तू ठीक ठाक है? मैं कहा हाँ मैं ठीक हूँ। कहता नहीं मेरे को तो ठीक नहीं लगती, कि तू ऐसे लग रही है कि जैसे रोई हो। मैं क्या ऐसे में ये वाला सत्संग गुरु महाराज के सुन रही थी, तो वो बता रहे थे ऐसे प्यार, मैं गुरु महाराज के आगे ऐसे बोल रही थी, मैं गुरु महाराज मैं भी आपको बहुत प्यार कर रही करती हूँ कि गुरु महाराज जी मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, बस आप इसी मेरे गद्दी पे विराजमान हमेशा रहा करो। तो अंकल विद इन कुछ, जबकि मेरे को 3-4 दिन पहले वो चोला मैंने है ना चेंज किया था, वो मोर पंख का बना हुआ है सारा, तो अचानक गुरु महाराज जी का एकदम वो अपना पूरे का पूरा फेस, अपना फेस हाथ ऐसे ना उन्होंने अपने साइड पे ऐसे रखा हुआ, तो मेरे को एकदम दर्शन में क्या, उसको मैंने फटाफट कहा, मैं कहा मनी एकदम देख कि तेरे को यहाँ गुरु महाराज के दर्शन हो रहे हैं। पहले वो कहता नहीं मेरे को नहीं हो रही है, फिर मैंने उसको स्पोर्ट बताया, मैं यहाँ पे उसको सर्कल करके मैंने फेस उंगल के साथ मैं कहा यहाँ दे। फिर उसने कहा हाँ मासी। कहता पर मासी गुरु महाराज जी काफी, उसने पूरा बताया कि ऐसे उन्होंने फेस पे हाथ रखा हुआ। कहता पर उनके साथ लेफ्ट साइड पे देख करना गणेश जी भी है, पर मेरे को नहीं अंकल गणेश जी के दर्शन नहीं हुए, पर मेरे को गुरु महाराज जी के साक्षात अब भी मैं देख रही हूँ, तो वैसे के वैसे ही उनके दर्शन हो रहे हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना, कैसे गुरु महाराज के देखो वो भाव कैसे जानते हैं हमारे, कि मेरे मन में था, मैं क्या गुरु महाराज जी मेरे को कुछ नहीं चाहिए, बस इस गद्दी में हमेशा विराजमान रहो। तो गुरु महाराज जी ने वो भी दर्शन करवा दिए। तो ऐसे गुरु को बल बल जाऊं जो आप मुकद्दरे, जो हमारे मन के भाव को कैसे जान लेते हैं, तो एकदम पूरे दर्शन दिखा दिए उन्होंने। तो अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी अंकल जी। आंटी आपने अच्छी चीज मांगी ना, जो गुरु जी कहते थे ना चंगी चीज कोई नहीं मांगता, चंगी की चीज मांगोगे तो चंगी चीज जरूर देंगे गुरु जी, और वो चंगी चीज होती है अपने दर्शन, अपना प्यार जी। तो वही चीज है। हम लोग एक्चुअल चीज जब गुरु जी से मांगेंगे ना, he will come and bless everyone, तो गुरु जी जरूर आते हैं, और वो बड़ी बात है जो प्रेजेंट जरूर दिखाते हैं, और यही चीज कहते हैं कि मैं 24/7 तुम्हारे साथ हूँ, बस मुझे महसूस कर। बिल्कुल बिल्कुल आंटी चलो गुरु जी ऐसे ही मौज कराए आंटी जी, बस शुक्राना है, बस गुरु महाराज जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। अनंतम और अनंत। आंटी आप, मैं ना अभी आंटी अभी आधा घंटा पहले मैं पानी से बात कर रहा था। अच्छा तो जी। आज वो पानी दीदी का बर्थडे है ना, तो जी 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 राइट। तो मैं उनसे वही पूछ रहा था, मैं कहा मुझे आपके बारे में बताती है सुप्रा आंटी भी, कहते आप कह रहे रितिन तू जानता है? मैं कहा हाँ, मैं कहा बहुत अच्छी तरह जानता हूँ अच्छा आंटी को। मैं कहा वो मुझे बताती है, तो मैंने कहा वो जब भी मेरे से शेयर करती है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भी हाजिरी लग रही है उनके साथ। जय गुरु तो जी। बड़ी खुश हुई, तो वही कह रही नहीं आंटी आती है, बड़ा अच्छा उनका कनेक्शन है। तो वही बस अभी हार्डली आधे पौने घंटे पहले ही बात करी। जय गुरु जी। बस हाँ आज आंटी का बर्थडे है, आज आंटी का भी बर्थडे है, आंटी का भी जी। ओके आंटी, जय गुरु जी अंकल जी। शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी। कोटि कोटि प्रणाम सच्चे पातशाह जी, तुहाडे चरनां सरबत दा भला करना। जय गुरु जी। सारी संगत नो जय गुरु जी। बहुत प्यारी संगत है, लवली आंटी जा रही है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ बेस्ट विशेष मतलब गुरु जी ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੇ सारी संगत ਵੱਲੋਂ बहुत अच्छी तरह ਉੱਥੇ ਸੈੱਟ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, मतलब कि जलंधर टाइम च मतलब गुरु जी जिन्ने सोहने उस तो भी ज्यादा सोहने हुंदे सी। मतलब ऐ लगदा सी कि दोने भैन भरा इन्ने ज्यादा सोहने, बहुत ही सोहने। उहदा जवान से पूरे तो बहुत ही सोहने हुंदे सी, बहुत ज्यादा। हुण थोड़ा एज दे हिसाब नाल फर्क पै जांदा तां बहुत ही मतलब बहुत ही सोहने, मतलब ओही मुलायम जे गोरे जे ते बहुत गोरे हुंदे सी, बहुत सोहने सोहने कृष्णा भैन जी। क्योंकि असीं तां आम ही उन्हां नूं देखदे हुंदे सी उत्थे। बहुत प्यारी मतलब कि गुरु जी की कृपा। भैन भरा जिहड़े गुरु जी दे नाल जुड़े उन्हां दे तां पता नहीं किहड़ियां सोल ने, ओह कीते भी ते पता नहीं, और वाहिगुरू जी जानदा उन्हां नूं।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਯਾਦ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਜਲੰਧਰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਬੈਠਿਆਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਥੋੜਾ ਮਾਹੌਲ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਦਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ। ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੀ ਮੰਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੀ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਈਟ ਵਾਈਟ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸੀਗੀ ਆਂਟੀ ਦੀ। ਹਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੀ ਉਹ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਮੀ ਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ। ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵਾਈਟ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸੀ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਸਿਹਤ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੜੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਸੋਹਣੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜੀਆਂ ਵੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਡੁਗਰੀ ਹਾਊਸ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗਏ ਡੁਗਰੀ ਦੀਆਂ ਭੇਜਿਆ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਗਈ ਸੀਗੀ ਪਹਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੀ ਰਹੀ, ਕਾਫੀ 25-30 ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਸੀ। ਦੇਖਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਭ ਜਾ ਬੈਠੀ, ਵੀ ਕੋਈ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਬੈਠਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਬੈਠਿਆ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੈਠੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹ ਆਂਟੀ ਸੀਗੇ, ਮੌਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਹੀ ਬੜੇ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਦਿਨ ਸੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਰਬਾਰ ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸੁਣਨਾ, ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ ਤੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਅਨਮੋਲ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਭ ਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਾ। ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਇਹੀ, ਕੱਲ ਨਾ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ, ਮਤਲਬ ਘਰਾਂ ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਸੀਗੀ ਥੋੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਜੀ ਚ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹੀ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਿਨ ਬੋਲਿਆ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਤੇ ਹੱਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਜੋ ਮੰਗ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ ਵੀ ਜੋ ਦਾਸ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਸੇ ਸੋ ਦੇਣਾ, ਜੋ ਦਾਸ ਮੰਗੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਸੇ ਸੋ ਦੇਣਾ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ, ਉਹੀ ਲਾਈਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਹੀ ਤੇਰੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਤੈਨੂੰ ਐ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ, ਵੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਬੋਲੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੂਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਰਿਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਜਦ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਫਿਰ ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲੱਗਿਆ ਥੋੜਾ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਾ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਸੁਣਦਾ ਸੀ ਬਚਪਨ ਚ, ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਕਚਰਾਂ ਆਉਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅਪਰੋਚ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਂਟੀ ਬਚਪਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ शंकर भगवान ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ मैं जाके ना बोलना कि मेरी पढ़ाई थोड़ी डिस्टर्ब हो रही है, प्रभु मदद करो, ये करो। फिर एक दिन मेरे दिमाग से आया, मैं कहा जब शंकर भगवान को सब कुछ पता है और वो हमारे माँ बाप है, तो उनके आगे बोलने की जरूरत क्या है। फिर आंटी वो दिन मेरे ख्याल मेरी 4th या 5th क्लास की गल है। उस तो बाद मेरा रिकॉर्ड रहा, मैं कदे भी मंदिर गया ना, मैं कदे प्रभु के अगे कुछ मंगिया नहीं, ना मैं कोई कदे कुछ बोलिया। मैं कहा उस मालिक नूं सब कुछ पता है, तुसी बोल के उन्होंने कुछ कहने की लोड़ नहीं, उन्होंने सब कुछ पता। और वही चीज फिर अगे गुरु जी ने कोल आके समझ आ गई कि बिन बोलिया तू सब कुछ जानता कि आगे की अरदास। और वही गल है, मालिक दे अगे मंगन की लोड़ नहीं, ना बोलन की लोड़, उन्होंने सब कुछ पता। नहीं ये भी छोटी जी गल एग्जाम्पल है, जिवें देखो अपने घर च एक लेबर काम करन आउंदी है, एक छोटी जी एग्जाम्पल है जी, वो अपन नूं कुछ नहीं कहती, अपना काम बहुत सोहना कर रही है, तो अपना दिल करदा ओनूं वध चीज देण नूं। ते जिहड़ी कोई अपने कोलों मंगी जाती है, अज आ चीज दे दो, अज आ दे दो, आपां इरीटेट हो जांदे आ, आपां सिंपल इंसान भी इरीटेट हो जांदे आ। तां परमात्मा नूं तां बस साइलेंटली जो भी मंगना है, असीं इस तरह ही सारी उम्र मतलब गुरु महाराज कोल गए आ, जो मन च है मन च ही मंगिया, मन च ही मंगण नाल, क्योंकि दिखावा नहीं ਉਹਦੇ ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ मतलब कि अपने पढ़दे ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, मतलब कि ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਸਾਇਲੈਂਟਲੀ ਆਪਣਾ ਪੜਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆ। कई बारी मतलब साडी संगत, मतलब मैं तुहानूं एक छोटा जिहा मतलब नाम नहीं लेना, संगत असीं आपस च कई बारी दुख तकलीफ च होईए ना, मतलब कोई परेशानी च होईए, असीं दूजी संगत नाल अपना दुख तकलीफ नहीं शेयर करदे, क्योंकि गुरु महाराज कहंदे सी कि नहीं सुनना, तुसीं किसी दी नेगेटिविटी नहीं सुननी। बिल्कुल मतलब कि ये चीज दा मतलब फैक्ट, ये चीज गुरु महाराज दी कही हुई है कि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ अपनी गुरु महाराज नूं सुना लो, क्योंकि नेगेटिविटी तुहाडी जिहड़ी है ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ मतलब ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੋ। मतलब ਇਹ ਸਾਡਾ मतलब ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, मतलब ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਕੁੱਕੀ ਆਂਟੀ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ मतलब ਕਿ ਵਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਦਿਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਧੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਈ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇਣਗੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ मतलब ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲ ਕਰਨੀ। मतलब ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਾਂ ਸੂਲ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ मतलब ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੇ। ਕਦੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਣਾਓ ਵੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਪਾਠ ਕਰ ਲਓ, ਮੰਤਰ ਜਾਪ ਕਰ ਲਓ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਰਸਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਕੋਲੋਂ, ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਲਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ, ਆਨਸਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸਗੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ। मतलब ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ मतलब ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਥੋੜਾ ਲਾਈਫ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਤਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ मतलब ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ मतलब ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ मतलब ਆਪਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ मतलब ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਛੇਕ ਹੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਨਾਲ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਸ ਪੈਣਾ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ। ਥੋੜਾ ਉਦੋਂ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਅਸਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਨਗੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਗੇ। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ 50 ਬੰਦੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ ਐਟ ਏ ਟਾਈਮ ਮੈਂ 51 ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਖੜੇ, ਮਤਲਬ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਣਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਤੇ ਪੂਰੇ ਆਪਣੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਸੋਹਣੀ ਨੌਲੇਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਸੁਣਾਇਆ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਮਤਲਬ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਟੀ। ਚਲੋ ਆਂਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਣੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਝੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਲ ਬਿਤਾਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਅਨਮੋਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਆਂਟੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਰੱਬ ਹੈਗਾ ਤਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਸੁਪਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨਸੁਧਾ ਨੇ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗਾ ਡਾਇਰੈਕਟ। ਮਤਲਬ ਬਸ ਇੰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਅੱਜ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਆਂਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਪਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਬਲੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮੰਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਓ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਭੋਲੇ ਭਾਜ ਕਹਿ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਇਸ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਈ ਹਾਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਭਲਾ ਕੁਛ ਦਿਖਾ ਤਾਂ ਦੇਣ ਸਾਨੂੰ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਟਾਈਮ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਇਹ ਦਿਖਾਓ, ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਕਿ ਜੇ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨੋ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋ। ਜੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਾਬੇ ਆ, ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਬਾਬੇ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੱਚਾ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਕੁਛ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦੀ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਥਾਲੀ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪੱਕੀ ਪਕਾਈ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖੀਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਤਾਂ ਨਵੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਚਲੋ ਸਭ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਭ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ।